गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। चलिए, पार्ट 2 में हमने आज को पढ़ाया था अपक्रिया का वेग, अपक्रिया के वेग के प्रकार और अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि और दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है ना? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दें कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपके पास 1 बाय 1 करके आते रहेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या है कि अपक्रिया की आणविकता, है ना? क्या होती है अपक्रिया की आणविकता, वो देखिए। अभिक्रिया की आणविकता अगर शब्द विच्छेद करें, आणविकता मतलब अणुओं की संख्या। ठीक है ना? अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? अभिकारक, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या। अब कौन सी अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, उनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी भी, अभी 1 2 3 बार आप हमारे साथ दोहराइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया PCl5, तो यहाँ पर बनता है PCl3 + Cl2। ठीक है ना? PCl5 में जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये इसके कितने अणु है? एक अणु है ना? एक अणु है, वो 2 भागों में टूटा, तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाएगी एक अणु। क्या कहलाएगी? एक अणु। अगर यहाँ पर हम ले लेते H2 + I2, तो ये बन जाता हमारा 2HI। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु, आयोडीन का एक अणु, एक एक मिलकर के 2 अणु हो गए, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्वि अणु। क्या कहेंगे? द्वि अणु हो जाएगी अभिक्रिया। ठीक है ना? इसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं। N2 + 2O2 बन जाता है 2NO2। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 और 1 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 3। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे त्रि अणु। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर ले लेते N2 + 3H2, तो यहाँ पर बन जाता है 2NH3। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 है, 3 और 1 के आधार पर 4 हो जाते हैं। 4 को हम कह सकते हैं 4 अणु, या फिर कह सकते हैं बहुअणुक अभिक्रिया। ठीक है ना? बहुअणुक अभिक्रिया। अब परिभाषा आपकी क्या थी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, ये नहीं होंगे, ये हमारे सब क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। और इधर वाले हमारे हैं, वो सब क्या है? अभिकारक। ठीक है ना? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता है। अभिक्रिया में भाग लेने अणुओं की संख्या के, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रिया हमारी एक अणु, द्वि अणु, त्रि अणु या बहुअणुक प्रकार की होती है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं बच्चों। अभिक्रिया की कोटि, है ना? अभी आपने पढ़ा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। आप पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है कोटि? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिकारक अणुओं की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब अभी आपको परिभाषा तो याद हो सकती है, एक बार और देख लें, फिर आगे हम एग्जांपल समझाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभी हम एग्जांपल नंबर 1 देने जा रहे हैं, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है ना?
तो भैया एथिल एसीटेट क्या होता है वो देख ले। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO C2H5। ठीक है, अब का जल अपघटन करवाना है HOH। वैसे तो जल का सूत्र आप जानते हैं H2O होता है, लेकिन हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, CH3COOH। तो आप देखेंगे कि इतना निकल जाता है। ठीक है ना, क्या निकल गया? C2H5OH, C2H5OH प्लस क्या बचा? CH3CO, यही बचा था CH3CO, और एक ये बच गया OH, एस्टिक। ठीक है ना, यहां पर एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है और एस्टिक अम्ल बनता है। अब बात आती है कि जब एथिल अल्कोहल का जल अपघटन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल बनेगा। यहां पर आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि 1 है और आणविकता 2। ठीक है ना, इस अभिक्रिया की कोटि 1 है और आणविकता 2 है। कैसे है भैया? एथिल एसीटेट को जल में घोला जाता है। एथिल एसीटेट को इसमें बोलते हैं जल में। तो भाई आप जानते हैं कि जल में घुलेगा एथिल एसीटेट, ना कि एथिल एसीटेट में जल घुलेगा। अर्थात जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सांद्रता परिवर्तित होगी तो किसकी होगी? एथिल एसीटेट की परिवर्तित होगी, है ना। और तो जब यानी एक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो केवल एक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 है और आणविकता, अणुओं की संख्या होती है, एक अणु ये और एक अणु ये, कुल मिलाकर आणविकता हो जाती है 2 और कोटि हो गई 1। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में क्या? सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस H2O। इसका जल अपघटन करवाते हैं हमें, तो देखिए बनता गया C6H12O6, ग्लूकोज बन गया। C6H12O6 ये फ्रक्टोज बन गया। ठीक है ना, एक बना ग्लूकोज और एक बना फ्रक्टोज, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए बताते हैं, ग्लूकोज में CHO समूह एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंसेस है। ग्लूकोज में CHO समूह एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह, लेकिन दोनों के जो अणु सूत्र है वो सेम होती है। संरचना सूत्र में एक में एल्डिहाइड होता है और एक में कीटोन होता है। ठीक है, अब वहां पर देखते हैं सुक्रोज यानी चीनी। चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो चीनी घुलती है पानी में, ना कि पानी घुलता है चीनी। चीनी घुलती है पानी, है ना। तो घुल कौन रहा है? चीनी। चीनी की अवस्था क्या थी? चीनी ठोस अवस्था में थी, जब घुल गई तो किसमें हो गई? द्रव अवस्था में। पानी तो द्रव में ही था और अब भी द्रव में ही है, अर्थात उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सांद्रता किसकी परिवर्तित हुई? चीनी की, जो कि ठोस से द्रव अवस्था में आ जाती है और आपका शरबत बनकर तैयार हो। इस आधार पर इस अभिक्रिया में भी सांद्रता केवल सुक्रोज की चेंज होती है, पानी की नहीं। तो इस आधार पर कोटि इसकी भी 1 होगी और आणविकता इसकी 2। आई बात समझ में? इस अभिक्रिया की भी कोटि 1 है और आणविकता 2 है। आ गया होगा समझ में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तरफ अभिक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ आणविकता। नंबर 1, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या। अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित करते हैं? अभी आपने कोटि की परिभाषा में पढ़ा था, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन। तो पानी से कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पानी किसी चीज को इफेक्ट नहीं करेगा। चीनी की सांद्रता, सुक्रोज की सांद्रता में परिवर्तन हुआ था, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई थी, है ना। तो इसमें सांद्रता में यानी कौन सा पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है? सुक्रोज। एक पदार्थ, तो उसके जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उनकी संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और आणविकता में क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता
कहलाती है। यानी जितने अणु भाग ले रहे हैं, जितने पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, उनकी संख्या आणविकता होगी, चाहे वो प्रभावित करे या ना करे। टोटल संख्या को कहते हैं आणविकता। नंबर 2 है कोटि का मान शून्य हो सकता है। कोटि जो है 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती है, लेकिन आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में कम से कम एक अणु तो भाग लेगा ही। क्योंकि हमें अणुओं की संख्या भले उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। नंबर 3 आता है कि कोटि का मान पूर्णांक संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और भिन्नात्मक का मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 के साथ साथ 5/7 3/4 ऐसा मान भी आ सकता है। इसलिए कह रहा है कि कोटि का मान पूर्णांक संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान पूर्णांक संख्या ही होता है। 1 2 3 4 में ही आएगा, अर्थात पूरा पूरा ही आएगा। और वैसे भी देखें तो एक अणु को हम 2 भाग कैसे कर सकते हैं कि 1.5 अणु भाग ले रहे हैं क्रिया में, ऐसा संभव नहीं है। 2.5 अणु भाग ले रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। नंबर 4 है कोटि का मान आणविकता से बड़ा नहीं हो सकता। कोटि का मान जो है वो आणविकता के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। आणविकता का मान कोटि से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, कोटि से बड़ा हो सकता है, लेकिन कोटि से छोटा नहीं हो सकता। नंबर 5 है कोटि का मान बिना प्रयोग के निश्चित नहीं किया जा सकता। यानी जो कोटि है ये एक प्रयोगात्मक शब्द है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसके हम पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन हुआ और किस में नहीं हुआ। ठीक है ना। तो बिना प्रयोग के इसे निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि आणविकता का मान अभिक्रिया को देखकर पता किया जा सकता है। आई बात समझ में? हो जा। तो ये आपका आणविकता और कोटि हो गई, आणविकता और कोटि में अंतर हो गया। इसी के साथ बच्चों देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चालू नहीं करो।